नमस्कार, आशा.com पर आप सभी का स्वागत है। साथ साथ का संख्या 104 104। आज हमारे साथ हैं पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमान महेश शर्मा। साक्षात्कार के लिए समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू तो करते हैं आपके परिचय से, संक्षिप्त परिचय, जिसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, परिवार हो, दोस्त हो। महेश शर्मा नाम है मेरा जी। मैंने शिक्षा के नाते M.Com LLB किया है जी। कहाँ से की? सीकर से हैं जी। और मैं लगातार सीकर बार एसोसिएशन का सदस्य भी हूँ। जी। राजनीति में मैं 1981 में जब भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद जब पहली बार युवा मोर्चा बना, जी, उसके सीकर नगर अध्यक्ष के रूप में मैंने कार्य शुरू किया। जी। और उसके बाद युवा मोर्चे में लंबे समय काम करते हुए मैं 7 साल भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नाते भी सीकर का जिलाध्यक्ष रहा। जी। उसके बाद पार्टी में जिला उपाध्यक्ष रहा। फिर 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी सीकर का जिलाध्यक्ष रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मैंने 5 वर्ष काम किया। जी, जी। और वर्तमान में मुझे संगठन के नाते अजमेर में जिला प्रभारी का दायित्व दिया हुआ। जी। फिलहाल हाँ, इसलिए मुझे अजमेर का संगठन का काम देखने का पार्टी ने फिर मौका दिया है। जी, जी। मैं पूछूं आपसे, आपका गांव तो मेरा पैतृक गांव तो है दुजोद, लेकिन हम तो सीकर में ही बहुत पहले से हैं। माता पिता का नाम? माता जी का नाम मेरा स्वर्गीय श्रीमती गायत्री देवी। जी। पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री विश्वेश्वर प्रसाद जी शर्मा। जी। अच्छा, कितने बहन भाई आप? मैं 4, हम बहनें हैं मेरे और 3 भाई। तो आपका नंबर कौन सा है? मेरे से 2 बड़ी बहनें हैं। जी, जी। उसके बाद तीसरे नंबर पर है। क्रमशः नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, बड़ी बहन मेरी पुष्पा है, उससे बड़ी सुशीला है। जी। फिर मेरा नंबर है। जी। फिर मेरे से छोटी है मंजू। जी। फिर उससे छोटी संतोष है। जी। फिर मेरे उससे छोटा भाई है रवि प्रकाश। फिर उससे छोटा भाई है सत्यनारायण। जी, जी। तो आपकी शादी कितने साल हो गए? मेरा विवाह 1979 21 जनवरी को हुआ। जी, जी। और ससुराल कौन सी जगह है? ससुराल मेरा यहाँ गुंडलोद गांव है, यहाँ के वो निवासी हैं, लेकिन वो परिवार सदा वहाँ बंगाल में ही रहा। बंगाल में रहे। तो शादी हुई तो आप बंगाल गए? नहीं, वो यहीं आए थे शादी में। और संतान कितने हैं? मेरे साथ 4 संतान हैं। जी, नाम बताएं। बड़ा लड़का मेरे कालीचरण है। जी। उससे छोटी मेरे सरला बेटी है। जी। उससे फिर तीसरे नंबर मेरे बेटी है सुनीता। फिर चौथा मेरा लड़का है अश्विनी। जी। तो राजनीति में आपकी रुचि कॉलेज समय से होगी थी? हाँ, मैं छात्र जीवन से मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था। जी, जी। मैंने 5 साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तो बीजेपी कौन सी बात आपको अच्छी लगी? नहीं, बीजेपी एक विचार के नाते काम करने वाली पार्टी है। इस देश में इसकी विचारधारा आपने तो विचार के लिए जो संगठन काम करता है, तो उसके जो सारे विचार हैं, जी, जी, उन सबका समावेश करें तो उसमें तो सारे श्रेष्ठ विचार हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी, जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आना हमने तय किया। कौन से नेता से आप ज्यादा प्रेरित हैं, प्रभावित हैं? भारतीय जनता पार्टी में आप जुड़े तब उस समय तो एक ही नाम देश में चलता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनसे ज्यादा प्रभावित थे हम। जी, जी। और उसके बाद अनेक नेता देश में भारतीय जनता पार्टी ने दिए। वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रभावित हम मोदी जी के विचारों से। जी, जी। तो जब आप जिलाध्यक्ष रहे तो सीकर में विकास करवाया, क्या क्या योजनाएं लेके आए? ये जिम्मेदारियां संगठन के नाते हमारे हिस्से में कम आती है। जी। और वो तो जनप्रतिनिधियों का काम होता है। लेकिन पहुंचता आपकी भी होती है। लेकिन हमारे जिम्मे संगठन को हम ठीक चलाएं, इसकी जिम्मेदारी होती है। फिर भी हमने उस समय जो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय का जो प्रकरण था, वो हमने उठाया सीकर जिले में, संगठन नहीं उठाया था। जी, जी। और संगठन के दबाव के चलते और संगठन के आग्रह के चलते ही राज्य सरकार ने ये यूनिवर्सिटी की घोषणा की, शेखावाटी विश्वविद्यालय की घोषणा की। तो जब आपने ये बीजेपी ज्वाइन की थी
तब यहाँ सीकर में संगठन की क्या हालत थी और आज कैसी है? नहीं, वो तो समय की बात है। प्रभाव कैसा था उस समय? उस समय भी प्रभाव बहुत था, संख्या भले ही कम रही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव के नाते कहीं भी किसी तरह का कमजोरी थी नहीं। सारे अच्छे प्रभावी नेता भी हुआ करते थे। और आज तो बहुत बड़ा परिवार बड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, इतना बड़ा परिवार हो गया, आज तो सारे देश में प्रभाव दिखाई दे रहा है जी। तो ये एक बात बताएंगे, सीकर है हमारा, सीकर ऐसे पिछड़ा इलाका भी नहीं है, लेकिन सीकर का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, नहीं तो केंद्र में है नहीं राज्य स्तर पे है। कैसे नहीं प्रतिनिधित्व? हाँ, ये जब मोदी जी की सरकार बनी तो मुश्किल से 4 लोगों को लिया और वसुंधरा जी नाराज होकर आ गई थी अपने सांसदों को लेके। ऐसा कुछ नहीं था, ये तो सब चलता रहता है समाचारों को लेकर, मीडिया को लेकर, ऐसा कुछ नहीं। प्रतिनिधित्व इतना बड़ा देश है, सारे प्रांत एक कहने लग जाएंगे साहब हमें सारे के सारे राजस्थान में से 25 सांसद जीते हैं, राजस्थान से 25 जीते हैं, कहीं 30 भी जीते होंगे, कहीं 60 भी जीते होंगे। तो ये तो पूरे देश को प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। यूं अगर सारे राज्य कहेंगे साहब हमें प्रतिनिधित्व चाहिए तो फिर तो संगठन चले न पार्टी चले। कुछ तो हाथ आए ना, जो भी है वो ठीक था, राजस्थान को अच्छा प्रतिनिधित्व मिला, ऐसा कहीं नहीं है। अच्छा चलिए, वो तो बड़े स्तर की बात है। छोटे स्तर पर देखें तो सीकर के जो विधायक हैं अभी क्या पद पर है? वो विधायक है ना, एमएलए, उन्हें भी कोई पद नहीं दिया गया। पद कहाँ है? सारे वही में, यहाँ तो 163 जीत गए हैं, सारे थोड़ी बनते मंत्री। पद तो मंत्री का ही होता है ना, मंत्री बंसी जी हैं, मंत्री का दर्जा प्रेम सिंह जी के पास है। जी। और यहाँ और भी सारे लोग हैं। तो जब से हमारे ये बीजेपी की सरकार आई है तो सीकर के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य बताना चाहेंगे आपके पार्टी ने किए? सीकर के लिए सबसे बड़ा उल्लेखनीय तो काम आपके साथ सबके सामने है, बताएं। यहाँ मेडिकल कॉलेज जो बनने जा रही है उसकी स्वीकृति अपने आप में सीधी केंद्र से होकर आई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद ये ब्रॉडगेज का है जो बहुत धीमा काम था, उसमें बहुत तेजी गति आई, अटकाव था उसमें, हाँ उसमें बहुत गति आई है। और यही नहीं, अब तो जयपुर भी जुड़ने वाला ब्रॉडगेज से, चूरू जुड़ने वाला है, और आगामी मुझे लगता है अगले सप्ताह तक एक नियमित ट्रेन भी शायद शुरू हो जाएगी दिल्ली के लिए। तो ये उपलब्धियां हैं। आपको पता है कि सवाई माधोपुर में इलेक्ट्रिक ट्रेन है, जयपुर अपनी राजधानी है, वहाँ नहीं है ना? ये इलेक्ट्रीफाई एरिया बन रहा है, अभी नीमका थाना में लाइनें डल गई, इलेक्ट्रीफाई हो रहा ना, देखो आप लाइनें डली हुई है, काउंटर तक क्रॉस करके जा रही है आगे तक। जयपुर का ये जयपुर भी जुड़ जाएगा, राजधानी अपनी राजधानी है, पर हर चीजें अपने एक नॉर्म्स नियम के हिसाब से लाइनें निकलती है। पर जयपुर में ट्रेनें नहीं हुआ ऐसा तो है नहीं, पूरे देश से निकलती है ट्रेनें, तो उसे डीजल की चले तो क्या है, ट्रेनें सबसे चल रही है, 2 घंटे खराब होते हैं ना, ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ट्रेनों का जो शेड्यूल टाइम है वो तो उसी पे चलती है। तो अभी जो है पार्टी का संगठन और मजबूत बने, उसके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? उसके लिए पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बड़ा अभियान चलाया है। इस बार पूरे देश में एक विस्तारक योजना शुरू की है जी। उसमें विस्तारक का मतलब है कि जो भी कार्यकर्ता हैं वो एक निश्चित टाइम तय करके पूरा समय दे अपने खुद के क्षेत्र से बाहर जाकर। तो इस तरह की योजना तय हुई है। पूरे देश में 2 तरह के विस्तारक तय किए जा रहे हैं जी। एक वो विस्तारक होगा जो 15 दिन का समय देगा जी, वो एक बूथ पर काम करेगा जी। उस बूथ पर पूरे दोनों केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां बताएगा जी। और संगठन के नाते हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, पार्टी की रीति और नीति और विचार को लेकर नीचे तक जाएगा जी। एक दूसरे स्तर का विस्तारक होगा जो 6 महीने और 1 वर्ष का समय देगा, पूरा समय देगा जी। तो ये पूरे देश में योजना चल रही है। ये विस्तारक केवल पार्टी को मजबूत करके इस पार्टी के विचार के नाते हम लोगों को तैयार करें। इस बार पॉलिटिक्स में फर्क आया है जी। अब पॉलिटिक्स इस तरह की नहीं है, कोई जाति से जाति का नहीं है, एंटी रोमियो, गर्भापसी, गोरक्षा, ये सब इश्यू इसलिए था कि पब्लिक डिमांड है, ये लोगों को परेशानी है, ये नहीं आया है। पहले जाति की राजनीति चलती थी कि यहाँ ये जाति की होगी, यहाँ इस धर्म की होगी, इस भाषा की होगी। उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए हैं वो पहली बार इन सारी जातियों के गठबंधनों को तोड़कर आए और सीधे सीधे राष्ट्रवाद की ओर लोगों का झुकाव हुआ है। कि जो मोदी जी ने कहा कि एक जन एक राष्ट्र की जो बात की है, एक समर्थ और सक्षम भारत की बात की है, उस ओर लोगों ने ध्यान दिया है। लेकिन प्रचंड बहुमत निरंकुशता की तरफ ले जाता है ना? नहीं ले जाता, कभी नहीं ले जाता, ऐसा कहीं नहीं होता। वो उस पर निर्भर करता है कि उसको चलाने वाले कैसा व्यक्ति है, उसका विचार कैसा है। और जब विचार के नाते काम करने वाले लोग होते हैं वो अपने लिए करते ही नहीं, फिर निरंकुशता कैसे होगी? वैसे तो योगी जी साधु हैं, घर तो निरंकुशता होगी नहीं ना भाई। उनका तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम होता है।
तो फिर कहाँ निरंकुश लेकिन होगी? कोई योजना अगर विवादास्पद होती है तो उस पर पुनर्विचार तो होना चाहिए ना। नहीं, योजनाएं विवादास्पद जब होती है तो करते ही है सब। तो योजना के नीति आयोग बने, योजना के एक्सपर्ट्स बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े, तो वो तो करेंगे ही करेंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है। उधर ले लो, उधर ले लो, आगे उस साइड रख लो, उधर ही रख लो। तो महेश जी, आप जिलाध्यक्ष का पद संभाला है, ठीक है। तो संगठन में क्या होता है कि पायदान चढ़ते हैं, लोग बढ़ते जाते हैं, तो अभी आपको क्या भूमिका मिलने वाली है? हमने जब काम प्रारंभ किया तो हमने कुछ ये जिलाध्यक्ष बनेंगे ये सोचकर भी नहीं किया। हम जिस लक्ष्य के लिए आए कि हम पंडित दीनदयाल जी के विचारों के लिए काम करेंगे, जिनका सबसे बड़ा विचार अंत्योदय है, देश में सामाजिक समरसता है, राष्ट्रवाद है, देश के लोगों में राष्ट्र हित के और राष्ट्र भाव जगे, तो हम तो लेने के लिए कुछ सोच कर आए नहीं। जिस दिन आए उस दिन भी आए थे हम कुछ न कुछ अपनी तरफ से कुछ योगदान करके जाएं। वो तो पायदान तो ये भी तय है कि इतने इतने लाखों करोड़ों, आज 11 करोड़ देश में सदस्य बन गए, तो सारे के सारे तो कहाँ पहुंचेंगे। एक बात है, जैसे कि आपकी पार्टी सत्ता में है और विपक्ष, अगर विपक्ष का मतलब होता है कि कुछ चीजें समझाए, सरकार से राय ले, मशवरा ले, लोगों की बात सरकार तक पहुंचाए, लेकिन कई बार विपक्ष बिना मतलब की हो हल्ला करती रहती है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है जैसे कि मैंने कल इंटरव्यू लिया था, तो विधायक जी का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था हम ये योजना लेके आए, हम ये योजना लेके आए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपकी सरकार की सहमति नहीं होगी तो योजना वो कहाँ से लेके आ सकते हैं? योजना तो आपकी सरकार की हुई ना। नहीं, वो तो जो रूलिंग पार्टी होती है, सत्ता में होती है, योजनाएं तो उनकी होती है, काम ही उनका ही होता है, उनके खाते में जाती है। और कांग्रेस सरकार में रही तो वो उस समय की योजनाएं का वो कोई श्रेय बीजेपी वालों को देंगे क्या? दे सकते हैं क्या? कहीं है ही नहीं। पैसा केंद्र से आना है, पैसा राज्य से आना है, सारी योजनाएं इतनी देश भर में चल रही है, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं हैं। उसमें यदि कांग्रेस का कोई भी नेता ये कहे कि साहब हम लेकर आए, तो बताए आप लेके कहाँ से आए? बातों को कोई चलता है तो विपक्ष का काम है, विपक्ष क्या कहता है। सीकर जो है, सीकर की अनसुलझी समस्याएं क्या क्या हैं जो आप सुलझाना चाहेंगे? सीकर में मुझे अब कोई बड़ी समस्याएं लगती नहीं। हमारा जो लक्ष्य पहले है कि जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाए। हमारा एक प्रोजेक्ट पूरा हो गया, जनाना अस्पताल शुरू होने जा रहा है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, रेलवे शुरू हो जाएगी। आपको पता है यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा और हम दबाव बढ़ा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। और कोई बड़ी सीकर में इसमें कोई समस्या है नहीं। सीवरेज का काम चल रहा है, केंद्र ने अमृत योजना के तहत 200 करोड़ रुपए दिए नगर परिषद को। अब ये पार्ट एक कमजोर पार्ट है, कड़ी है कि नगर परिषद हमारी है नहीं। अब वो तो जो चयनित बोर्ड है उनको इम्प्लीमेंट करना है, वो कितना कर पाते हैं। हम भी चाहते हैं कि वो हमसे सहयोग लें और अच्छे से अच्छे इस सीकर को एक अच्छा प्रोजेक्ट दें, सीवरेज का जल्दी से जल्दी काम हो जाए। आपको पता है कि जो कल्याण सर्किल का एरिया है और जो बजरंग कांटा का एरिया, ज्यादा सीकर में जानता नहीं, घुमा नहीं हूँ, ये दो जगहों में जानता हूँ, यहाँ प्रदूषण का स्तर इतना ऊंचा है कि बाहर गांव से अगर कोई आदमी आता है, अचानक वहाँ खड़ा होता है, उससे बड़ी घुटन सी महसूस होती है, जबकि यहाँ लोगों ने दुकानें कर रखी हैं। देश भर में हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया की स्थिति है, भारत की नहीं है कि ये जो व्हीकल्स बढ़े हैं, वाहन बढ़े हैं, तो स्वाभाविक है प्रदूषण बढ़ेगा। अब इनके लिए तो अब आप आज कोई तुरंत निर्णय कर नहीं सकते कि भाई इनको बंद कर दिया जाए, तो भी नहीं कर सकते। ये तो पूरे देश, पूरी दुनिया की समस्या है, प्रदूषण पूरे विश्व की समस्या है। अब इसके लिए क्या निजात कैसे होगी, धीरे धीरे इस और भी ध्यान सरकारें देगी, करना ही पड़ेगा। तो यातायात का दबाव भी सीकर में बढ़ रहा है। वो तो मैंने कहा हर जगह जब वाहन व्हीकल बढ़ जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो जगह तो उतनी है, वो दबाव तो बढ़ेगा। उसको व्यवस्थित कर कैसे किया जाए इसी पर निर्भर है, उसका प्रयास चल रहा है। तो राजस्थान में आगामी चुनाव आने वाले हैं, तो कोई आपको वोट क्यों दे बीजेपी को, बताना चाहें आपकी उपलब्धियां? भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां मैं यदि गिनाऊंगा तो मुझे लगता है कोई घंटों लग जाएंगे। थोड़ी बहुत जो मुख्य है, बहुत योजनाएं हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जो भामाशाह योजना के तहत फूड सेफ्टी में सबसे बड़ा लाभ मिला है, 3 लाख तक के इलाज का, वो एक बड़ी संख्या है। लोगों को कहाँ पैसा था, वो जाए इलाज करवाएं, 3 लाख रुपए तक मिलते हैं। दुर्घटनाओं के नाते भी हर जगह, चाहे वो मजदूर है उसके लिए भी 5-5 लाख रुपए तक पैसा सरकार दे रही। आज गैस कनेक्शन जो गरीबों को, जहां बीपीएल बेचारी महिलाएं लकड़ी जलाती रहती थी, करोड़ों कनेक्शन आज दिए जा रहे हैं, निःशुल्क दिए हैं। ये तो सीधे सीधे घरों तक की बात है, बड़ी योजनाओं की नहीं है, आम आदमी तक पहुंच। और राजश्री योजनाएं बच्चियों के लिए है, शिक्षा के नाते आज इतना कुछ दिया जा रहा है, तो कमी है कहाँ? सरकार ने तो नीचे हर क्षेत्र को पकड़ा है, कहीं भी अंतिम व्यक्ति तक भी जाकर के। और आज मोदी जी ने जो सिस्टम किया है, ये डिजिटल सारा जो सिस्टम बनाया है,
कि सारा कैशलेस हो, जी जी तो इससे भी एक बड़ा फायदा ये मिलता है कि आप कहीं भी काम करोगे, मजदूरी करोगे, तो आपके खाते में पैसा आएगा। बीच में लेने वाला कौन होगा ही नहीं, तो उसको बड़ा लाभ मिलने वाला है, जी उसका पैसा कोई रोक नहीं सकता। जी तो जनहित के नाते तो कहाँ से शुरू करें। आज मोदी जी ने शुरू किया कि घर में शौचालय होना चाहिए। जी एक भारत का प्रधानमंत्री पहली बार लोगों के घरों की चिंता कर रहा है, जी जी तो ये एक छोटी बात नहीं है। बहुत ऐसी अनेक योजनाएं हैं, वो सारी जनहित से जुड़ी हुई है। तो ऐसा कहीं भी है नहीं। लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चुनाव होंगे तो जो अब सीटें हैं उनसे कहीं ज्यादा सीटें जीता कर भेजेंगे। तो आपको लगता है कि भाजपा वापस सत्ता में आएगी? भाजपा तो निश्चित रूप से आएगी और बड़े बहुमत से आएगी, और बड़े बहुमत से आएगी। तो पीछे जो मुख्य कारण है, कारण का मैंने कहा ना, विकास इससे मैंने कहा ना, अब सरकारों का मैं जातिवाद पर चुनाव नहीं होंगे, परफॉर्मेंस पर चुनाव होंगे। तुष्टिकरण की नीति गई, वो सब खत्म हो गया। देश अब परफॉर्मेंस देख रहा है, और परफॉर्मेंस की जब बात आती है तो वो चाहे 50-60 साल की तुलना कर ले, आज सब बड़े हुए लोग हैं कि जब जब भाजपा सरकार आई है तब क्या हुआ और कांग्रेस आई तब क्या हुआ। तो जब से मोदी जी ने गद्दी संभाली तब से वैश्विक पटल भारत को कहाँ देखते हैं आप? वैश्विक पटल पर आज मोदी जी सबसे आगे। भाई वो जब दुनिया के लोग कभी आप बात किया करते थे, वो सारे कतार में खड़े हैं मोदी जी के मिलने पीछे। के लिए। हाँ, और मोदी जी ने पूरी दुनिया को लीड किया। तो आज स्थिति कहाँ, आज तो पूरे जहां मोदी जी खड़े होते हैं वहां भारत माता की जय के नारे सुनाई देते हैं ना विश्व पटल पर। और क्या चाहिए हमें, इससे बड़ा गर्व गौरव के देश के लिए क्या बात हो सकती है। अभी भारत को कुछ दूरियां तय करनी बाकी है, अभी काम बहुत बाकी है, बहुत कुछ बिगड़ा हुआ काम भी रहा है, सुधारने में बहुत लंबा समय चलता है। बहुत बड़ा देश है, छोटे देश नहीं है। आज मौद्रिक जो बात थी, विमुद्रीकरण की बात आई, जी जी तो दुनिया छोटे छोटे देशों में फैल हो गई योजनाएं। जी जी यहाँ 125 करोड़ का देश है, यहाँ जितना दुष्प्रचार करना था सबने कर लिया मीडिया ने, लेकिन फिर भी उस लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति क्या कह रहा था कि नहीं मोदी जी ने काम ठीक किया, हम मोदी जी के साथ हैं। तो ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है इस देश के साथ जुड़ने का, लोगों के मन में कि नहीं इस देश के साथ खड़े, इस देश की जो चिंता करेगा उसकी हम भी चिंता करेंगे। ठीक है महेश जी, आपने विरोधी पार्टी की बुराई किए बगैर बेबाकी से अपने विचार रखे, और इसकी मैं सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो है बीजेपी सरकार वापस बने, सत्ता में आए हैं, और भी आगे जो है विकास कार्यों को अगले चरण में ले जाए। तो आपने साक्षात्कार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर समय मिला तो दोबारा साक्षात्कार करते हैं।